वैगन रात के अंधेरे में सफेद बर्फानी रास्तों पर चल पड़ी। ये 2 दिन का सफर था। सारी रात वैगन कभी बर्फपोश मैदानों और कभी छोटे छोटे जंगलों और वीरानों में सफर करती रही। इमरान आधी रात के बाद वैगन के पीछे जाकर सो गया। सुबह सुबह तुगरल बेग ने उसे जगा दिया। दिन की रोशनी फैल चुकी थी। वो एक ऊंचे बर्फपोश दरख्त के जंगल के किनारे पहुंच गए। तुगरल बेग उर्दू नहीं बोल सकता था। इमरान ने इस दौरान रूसी जबान के कुछ अल्फाज सीख लिए थे। चुनाचे तुगरल बेग को कुछ इशारों में और कुछ रूसी अल्फाज बोलकर अपना मतलब समझा देता। जंगल में उन्होंने एक जगह आग रोशन करके चाय बनाई, जो उन्होंने घी में पकाई हुई खुश्क मीठी रोटी के साथ पी। बर्फ पिघलाकर उन्होंने पीने का पानी भी बना लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उनकी वैगन फिर चल पड़ी। तुगरल बेग ने इशारों से उसे समझाया कि वो लोग मॉस्को शहर से 1 मील दूर निकल आए हैं। उस वक्त इमरान को एहसास हुआ कि रूस किस कदर वसीओ अरीज मुल्क है। जिधर देखो बर्फ ही बर्फ थी। बर्फ के मैदान थे, बर्फ से ढके हुए छोटे छोटे जंगल थे और वीराने। कहीं कोई खेत नहीं था, कहीं कोई आबादी नजर नहीं आती थी। कुछ तुगरल बेग भी वैगन को वीरान इलाके से गुजर रहा था। ये सफर 2 दिन तक जारी रहा। तीसरे रोज दोपहर के वक्त जंगलात का सिलसिला खत्म हो गया। सामने वीरान मैदान था जो बर्फ से ढका हुआ था। यहाँ से आगे कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिस पर वैगन अपना सफर जारी रख सकती। यहाँ से इमरान को इस्तराखान के छोटे से शहर तक पैदल सफर करना था। तुगरल बेग ने नक्शा सामने रखकर इशारों कनायों में इमरान को पूरा रास्ता समझा दिया। आसमान सुरमई धुंध में छुपा हुआ था। दूर एक टीले का हयूला दिखाई दे रहा था। तुगरल बेग ने उस टीले की तरफ इशारा करके इमरान को समझाया कि उसे उस टीले की जानिब सफर करना है और आगे मैदानों में शुमाल मगरिब की तरफ चलते जाना है। इमरान खुद भी समझदार था और नक्शा भी उसके पास था। वहां उन्होंने आग जलाकर मीठी रोटी चाय के साथ खाई। उसके बाद तुगरल बेग इमरान से गले लगकर मिला और फी अमानिल्लाह कहकर वैगन में बैठकर वापस चला गया। इमरान कुछ देर वहीं बुझी हुई आग के पास बैठा चाय के घूंट भरता रहा। उसने पूरा गर्म लिबास पहन रखा था। पाँव में चमड़े के लंबे बूट थे। उसे सिर्फ अपने हाथों और चेहरे पर शदीद सर्दी का एहसास हो रहा था। बाकी जिस्म को गर्म कपड़ों ने ढांप रखा था। उसने थैला कांधे पर डाला और अल्लाह का नाम लेकर दूर नजर आने वाले टीले की जानिब सफर शुरू कर दिया। तातारी बुजुर्ग ने उसे हिदायत की थी कि सिर्फ 4 घंटे रोज पैदल सफर करे। बर्फ में ज्यादा देर तक सफर करने से आदमी की आधी ताकत खत्म हो जाती है। इमरान ने अपनी रफ्तार बहुत आहिस्ता रखी। एक दरख्त की शाख तोड़कर उसने छड़ी बना ली थी, जिसको टेक कर वो कदम कदम बर्फ में चल रहा था। 4 घंटे के सफर के बाद वो टीले तक पहुंच गया। उसके पास कोई घड़ी नहीं थी। वो अंदाजे से चल रहा था। टीले तक पहुंचते पहुंचते वो काफी थक गया। वो टीले की ओट में एक जगह बर्फ साफ करके बैठ गया। उसका इरादा वहीं रात बसर करने का था। शाम हो रही थी। बर्फीली हवा चलनी बंद हो गई। जब चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया तो इमरान ने इधर उधर से बर्फ खोदकर सूखी शाखें तलाश करके आग जलाई। मग में बर्फ डालकर पानी बनाकर पिया। फिर चाय बनाई और खुश्क घी वाली रोटी गर्म करके चाय के साथ खाई। उस रोटी से उसे काफी ताकत मिल जाती। बुजुर्ग तातारी ने उसे कहा था कि बर्फ में जगह बनाकर सो जाना, बर्फ तुम्हें गर्म रखेगी। उसने ऐसा ही किया। टीले की दीवार के पास उसने बर्फ हटाकर एक शगाफ सा बना लिया और उसमें सिमट कर लेट गया। उसके नीचे भी बर्फ थी और ऊपर भी बर्फ थी, मगर उसे सर्दी नहीं लग रही थी। सारी रात वो आराम से न सो सका। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुल जाती। उसे ये भी खतरा था कि पुलिस की कोई गश्ती पार्टी उसे गिरफ्तार न कर ले। किसी न किसी तरह रात गुजर गई। दूसरे दिन सुबह उठकर उसने आग जलाई। चाय बनाकर खुश्क रोटी के साथ एक एक घूंट करके पी। कुछ देर आराम किया और अपने सफर पर रवाना हो गया। इसी तरह सफर करते करते 4 दिन गुजर गए। चौथे रोज शाम के वक्त उसे बर्फानी मैदान में दूर कुछ रोशनियां झिलमिलाती दिखाई दी। यकीनन ये अस्तराखान का शहर ही था। दिन के वक्त वो सूरज के तुलू का हिसाब रखकर शुमाल मगरिब की जानिब ही सफर करता रहा। वो उन रोशनियों की तरफ चल पड़ा। मॉस्को से चलते वक्त तातारी बुजुर्ग ने उसे 150 रूबल दिए थे और कहा था कि अस्तराखान से तातारिस्तान के सरहदी शहर तक तुम्हारा रेल का किराया 60-70 रूबल होगा। बाकी आगे तुम्हारे काम आएंगे। ये रूबल इमरान ने अपनी जेब में रखे हुए थे। शाम का अंधेरा पूरी तरह नहीं छाया था कि इमरान रोशनियों वाले शहर में पहुंच गया। ये अस्तराखान का शहर ही था। बड़ा मुख्तसर और खामोश खामोश शहर था। सड़कें और दुकानों मकानों के छज्जे बर्फ से ढके हुए थे। इमरान ने छोटे से दुकान-नुमा रेस्तरां में बैठकर खाना खाया और कहवा पिया। रेस्तरां के मालिक से उसने अस्तराखान से तातारिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी के बारे में पूछा। रेस्तरां का मालिक उज़्बेक या ताजिक था और फारसी बोलता था। इमरान फारसी तो नहीं बोल सकता था, मगर उसको अपना मतलब समझाना ज्यादा मुश्किल नहीं था।
रेस्तोरेंट के मालिक की ज़बानी पता चला कि अस्तरखान से एक गाड़ी 5 बजे रोजाना जाती है। मालूम हुआ कि उस रोज वाली गाड़ी जा चुकी है और अब दूसरे दिन तीसरे पहर 5 बजे गाड़ी जाएगी। अस्तरखान में एक घटिया दर्जे का सराय नुमा होटल था। इमरान ने वहाँ एक कोठरी नुमा कमरा किराए पर लेकर गुस्ल किया और रात का खाना खाने उज़्बेक या ताजिक रेस्तोरेंट में आ गया। गर्म पानी से नहाने के बाद उसकी थकान बहुत हद तक उतर गई थी और वो कुछ ताज़ा दम हो गया था। वो रेस्तोरेंट में बैठा खाना खा रहा था तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी की नजरों में आ चुका है। एक घनी मूंछों वाला तनोमंद आदमी पोस्तीन का लंबा कोट पहने, सर पर समोरी टोपी रखे रेस्तोरेंट में एक तरफ बैठा कहवा पी रहा था। एक दो बार इमरान ने उसकी तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो पहले ही उसे देख रहा था। इमरान खबरदार हो गया। पहले तो उसने ज्यादा ख्याल न किया, लेकिन जब उसके रेस्तोरेंट से बाहर निकल जाने के बाद वो समोरी टोपी और घनी मूंछों वाला आदमी भी कहवे की प्याली मेज पर रख कर उसके पीछे पीछे रेस्तोरेंट से बाहर निकला तो इमरान समझ गया कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है और उसे इमरान पर शक पड़ गया है। इमरान वैसे भी उस शहर में अजनबी था और शक्ल से रूसी या ताजिक या उज़्बेक कौम का नहीं लगता था। चुनाचे वो इंटेलिजेंस वालों की नजरों में आ सकता था और रूस के हर शहर में इंटेलिजेंस वाले मक्खियों की तरह भिन भिनाते फिरते थे। इमरान ने सोच लिया कि अगर उसने उर्दू या अंग्रेजी में उससे कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देगा। वो बर्फपोश सड़क पर खामोशी से अपने होटल की तरफ चला जा रहा था। होटल के पास आकर उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे समोरी टोपी वाला कहीं दिखाई न दिया। इमरान सोचने लगा कि हो सकता है ये उसका अपना वहम हो और वो शख्स वैसे ही उसको तक रहा हो कि ये आदमी अस्तरखान का नहीं लगता। फिर किस शहर किस मुल्क का रहने वाला है। इमरान की परेशानी किसी हद तक दूर हो गई। होटल के कोठरी नुमा कमरे में आकर वो फर्शी बिस्तर पर पुराना और भारी लिहाफ ओढ़ कर बैठ गया। उसने बैठने से पहले ये काम किया कि उसकी जेब में जो तातारी बुजुर्ग का दिया हुआ नक्शा था वो उसने जेब से निकालकर फर्श पर जो घिसा पिटा कालीन बिछा हुआ था उसका कोना उठाकर अंदर छुपा दिया। नक्शे से उस पर शक पड़ सकता था। कोठरी नुमा कमरे में बल्ब जल रहा था। इमरान ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। उसने सोचा कि अब सो जाना चाहिए। उस पर 4 घंटे रोजाना चलने के बाद थकान की वजह से गुनूदगी सी तारी होने लगी। इमरान ने लिहाफ के अंदर टांगे फैला दी और आंखें बंद कर लीं। उसे ख्याल आया कि उसने कमरे की बत्ती नहीं बुझाई। उसका उठने को दिल नहीं चाहता था। सोचा बत्ती जलती रहने दी जाए। उसने आंखें बंद कर लीं। नींद की पहली गुनूदगी उस पर तारी हो चुकी थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। पहले उसने उसे ख्वाब समझा, लेकिन जब बाहर से किसी ने जोर से दरवाजे पर 2-4 हाथ मारे तो इमरान धड़कते हुए दिल के साथ उठ खड़ा हुआ। समझ गया कि बाहर सिवाय समोरी टोपी वाले के और कोई नहीं हो सकता। उस कोठरी नुमा कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, वरना वो उसमें से बाहर कूद गया होता। दरवाजे को अब ज्यादा जोर से खटखटाया जा रहा था। इमरान ने उठकर कुंडी उतारी तो बाहर से दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया गया। कमरे के बल्ब की रोशनी बाहर पड़ी तो इमरान ने देखा कि वही समूरी टोपी वाला आदमी खड़ा था। उसके दाएं बाएं 2 सिपाही भी खड़े थे जिनके हाथों में स्टेन गन्ने थी और गन्नों का रुख इमरान की तरफ था। समूरी टोपी वाला आदमी धक्का देकर कमरे में ले गया और उसने उर्दू में पूछा, तुम पाकिस्तान से आए हो या इंडिया के हो? इमरान के मुंह से यूं ही निकल गया, मैं इंडिया से आया हूँ, मैं टूरिस्ट हूँ। हालांकि उसके पास कोई पासपोर्ट वीजा वगैरह नहीं था। समूरी टोपी वाले ने कहा, पासपोर्ट दिखाओ। इमरान ने कहा, मेरा पासपोर्ट मेरे साथी टूरिस्ट के पास रह गया है, वो पीछे है, कल तक वो यहाँ पहुंच जाएगा। समूरी टोपी वाले ने दोनों सिपाहियों की तरफ देखकर रूसी जबान में कुछ कहा, जिस पर दोनों सिपाही आगे बढ़े और इमरान के हाथ जबरदस्ती पीछे करके हथकड़ी लगा दी। फिर उन्होंने कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। एक सिपाही ने कालीन के कोने को ऊपर उठाया तो नीचे से नक्शा निकल आया। उसने नक्शा समूरी टोपी वाले को देकर अपनी जबान में कुछ कहा। समूरी टोपी वाले ने गौर से नक्शे को देखा और फिर चीख कर कुछ कहा और इमरान के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारकर सिपाहियों को कुछ ऑर्डर दिया। सिपाही इमरान को पकड़कर घसीटते हुए होटल से बाहर ले आए। बाहर एक खस्ता हाल जीप खड़ी थी, उसे जीप में धकेल दिया गया। दोनों सिपाही इमरान के दाएं बाएं बैठ गए। समूरी टोपी वाला उसके बिल्कुल सामने बैठ गया और मुसलसल उसे घूर कर देखता रहा। जीप अस्तरखान के नीम रोशन बाजारों में से गुजरती हुई एक पुलिस स्टेशन के अहाते में जाकर रुक गई। यहाँ एक खूंखार सफेद रीछ की शक्ल वाला थानेदार बैठा सिगार पी रहा था। सिपाहियों ने सैल्यूट करके इमरान को उसके आगे पेश कर दिया। समूरी टोपी वाले ने नक्शा थानेदार के सामने मेज पर रख कर उससे अपनी जबान में गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान वो बार बार इमरान की तरफ इशारा कर देता। थानेदार उठकर इमरान के सामने आ गया। इमरान को फर्श पर बिठाया गया था। थानेदार ने इमरान को उठने का इशारा किया। इमरान उठ खड़ा हुआ। उसने सिपाही को कुछ कहा। सिपाही इमरान की तलाशी लेने लगा। उसकी जेब से रूसी करेंसी के 120 रूबल निकले। 10 रूबल का उसने रेस्टोरेंट से खाना खाया था और 20 रूबल उसने होटल वाले को कमरे का किराया अदा किया था।
उन्होंने सारे रूबल निकाल लिए। ये सफेद रीछ की शक्ल वाला थानेदार उर्दू नहीं जानता था। समूरी टोपी वाला आदमी जिसने उसे गिरफ्तार किया था इंटेलिजेंस का आदमी था और फारसी और उर्दू बोल लेता था। उसने थानेदार के सामने उससे पूछगिछ शुरू कर दी। उन्होंने उसकी पतलून उतरवा कर ये देख लिया था कि ये मुसलमान है। रूसी मुसलमानों के वैसे ही सख्त दुश्मन थे। उसने कहा, हमें मालूम है कि तुम पाकिस्तानी एजेंट हो। ये बताओ कि तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ पर हैं और तुम किस मिशन पर रूस आए हो। उसके तमाम सवालों के जवाब में इमरान ने यही कहा, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, इंडियन मुसलमान हूँ, टूरिस्ट हूँ, मेरे साथी पीछे आ रहे हैं। सारी रात इमरान को थाने में रखा गया। उस पर तशद्दुद भी किया गया, लेकिन इमरान ने अपना बयान न बदला। सुबह सुबह उसे हथकड़ी लगाकर एक बड़े ट्रक में डाला गया। समूरी टोपी वाला इंटेलिजेंस अफसर और 6-7 मुसल्ला सिपाही बैठ गए और ट्रक एक तरफ चल पड़ा। ये ट्रक 3 दिन तक चलता रहा। उसके बाद किसी शहर का निवाही इलाका शुरू हो गया। इस दौरान इमरान को हथकड़ी समेत ट्रक की सीट से बांधे रखा। रास्ते में सिर्फ अशद जरूरत के वक्त 2 सिपाही उसको खोलकर अपने साथ बाहर ले जाते और वापस लाकर फिर सीट के साथ जकड़ देते। फरार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सिपाही स्टेन गन्ने ताने हर वक्त उसके सर पर मौजूद रहते। इमरान ने बाहर देखा तो समझ गया कि ये कोई बड़ा शहर है और बड़ा शहर मॉस्को ही हो सकता था। ये मॉस्को का शहर ही था। सिपाही इमरान को केजीबी की उस कत्लगाह में ले आए जहां से वो फरार हुआ था। केजीबी के भेड़िए के चेहरे वाले अफसर ने इमरान को कहर भरी निगाहों से देखा और उस पर मुक्कों और ठुड्डों की बारिश कर दी। इमरान गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। सारी रात इमरान लकड़ी के तख्ते पर पड़ा कराहता रहा। दूसरे रोज उसे केजीबी की उस इमारत यानी टॉर्चर हाउस के अंदर ही एक अदालत के सामने पेश कर दिया गया। एक मेज के पीछे बड़ी बड़ी मूंछों और ऊंची समूरी टोपी वाला अफसर बैठा हुआ था। केजीबी के भेड़िए की शक्ल वाले अफसर ने रूसी जबान में इमरान पर लगाई गई फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई। अदालत का जज बड़े गौर से सुनता रहा। जब फर्दे जुर्म पढ़ी जा चुकी तो जज ने एक कागज सामने रखा जिस पर इमरान की किस्मत का फैसला पहले ही से लिख कर रखा हुआ था। ये फैसला गलत सलत अंग्रेजी में था, जिसका मतलब था कि तुम्हें रूस में पाकिस्तानी एजेंट की हैसियत से दाखिल होने के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी जाती है। ये सजा तुम्हें साइबेरिया के मुशक्कती कैंप में काटनी होगी और इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकेगी। जज ने कागज पर जोर से मोहर लगाई और उठकर पिछले कमरे में चला गया। फैसले का ऐलान होते ही इमरान को हथकड़ी लगाकर पांव में बेड़ियां डाल दी गईं और उसे चलाते हुए ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया, जिसके आहनी सलाखों वाले दरवाजे के बाहर 2 मुसल्ला सिपाही पहरा दे रहे थे। इमरान का चेहरा उतर गया था। वो समझ गया कि उसे जिस जगह भेजा जा रहा है वहां से फरार होना नामुमकिन है। साइबेरिया के मुशक्कती कैंपों के बारे में इमरान ने बड़ी हौलनाक कहानियां पढ़ रखी थी। साइबेरिया रूस के शुमाल का बर्फपोश वीरान इलाका है जो हजारों मुरब्बा मील में फैला हुआ है और जो ऊपर कुतबे शुमाली से जाकर मिल जाता है और जो सारा साल बर्फ में दबा रहता है। साइबेरिया को रूस का खुला कैद खाना भी कहा जाता है। रूस के जार अपने मुखालिफों को साइबेरिया भेज दिया करते थे जहां उनकी लाशों का भी सुराग नहीं मिलता था। अभी रूस की हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन को और जराइम पेशा अफराद को साइबेरिया भेज देती है। रूस की हुकूमत दावे से कहती है कि साइबेरिया से कभी कोई कैदी भागकर जिंदा नहीं बचा, बर्फ उसे रास्ते में ही खत्म कर देती है। साइबेरिया के बर्फपोश जंगल और वीराने और चट्टाने भागने वाले को आहिस्ता आहिस्ता मौत की नींद सुला देती है। मफरूर कैदी या तो भूख की वजह से दम तोड़ देता है और या उसे साइबेरिया के बर्फपोश इलाके के सफेद रीछ चीर फाड़ देते हैं। उस खित्ते में हर वक्त बर्फ के तूफान चलते रहते हैं और सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि पारा नुक्ता इंजमात से 40 डिग्री तक गिर जाता है। केजीबी की खुद साख्ता अदालत के फैसले के दूसरे ही दिन इमरान को दूसरे कैदियों के साथ एक माल गाड़ी के बंद डिब्बे में ठूस दिया गया और गाड़ी साइबेरिया की तरफ रवाना हो गई। एक लम्हे के लिए इमरान को महसूस हुआ कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान, अपने घर वालों, अपने दोस्तों और अपने माजी से हमेशा के लिए अलग हो गया है। वहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। उस फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती थी। वो मालगाड़ी के बंद डिब्बे में गाय भैंसों की तरह दूसरे कैदियों के दरमियान ऐसे बैठा था जैसे उसे फांसी घर की तरफ ले जाया जा रहा हो। कैदियों में जर्मन और रूसी कैदी भी थे। उन कैदियों ने 3000 मील का फासला मालगाड़ी के बंद डिब्बे में माल मवेशियों की तरह तय किया। जब ट्रेन 3000 मील का फासला तय करके आर्कटिक पहुंची तो सैकड़ों कैदी हब्स और भूख प्यास से मर चुके थे। उनकी लाशों को वहीं ट्रेन से उतारकर एक गड्ढे में दफन कर दिया गया। यहाँ से कैदियों का पैदल सफर शुरू हुआ। 4 दिन तक कैदियों को बर्फपोश वीराने में पैदल चलाया गया। पुलिस के सिपाही घोड़ों पर सवार कैदियों की निगरानी करते रहे। कैदियों के पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी।
उस सफर में भी कई कैदी रास्ते में ही मर गए। 5वें रोज ये बदहाल काफिला बोर्ग के मुशक्कती कैंप में पहुंच गया। दूसरे कैदियों के साथ इमरान के भी चीथड़े लटकने लगे और चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे कई रोज से उन्हें खाने को कुछ न मिला हो। कैंप के चारों तरफ ऊंची दीवार का अहाता था। हर कोने में एक वॉच टावर जिसमें बहुत बड़ी सुर्ख लाइट लगी थी और सिपाही मशीन गन का मोर्चा जमाए बैठे थे। कैंप के बड़े फाटक के करीब चारों जानिब कैदियों की लंबी लंबी बैरकें बनी हुई थी जिनकी छतें बर्फ से ढकी हुई थी। वस्त में खुला मैदान था। फाटक के दाएं जानिब पुलिस वालों के क्वार्टर्स, किचन, स्टोर और मुशक्कती कैंप के अमले के दफातर बने हुए थे। कैंप से कुछ फासले पर एक जंगल था। कैंप की 4 दीवारी के बाहर 15-20 फुट के फासले पर खारदार तारों की एक 4 दीवारी बनी हुई थी। यहाँ दिन रात पुलिस के सिपाही सिधाए हुए खून आशाम कुत्तों के साथ गश्त लगाते रहते। कैंप के चीफ का नाम शाकोफ था जो शक्ल ही से जल्लाद लगता था। कैदियों को सुबह सवेरे सिपाहियों के पहरे में 3 मील पैदल चलाकर जंगल में ले जाया जाता, जहाँ से वो सारा दिन बड़े बड़े पुराने और तनावर दरख्तों को काटते रहते। शाम के 6 बजे कैदियों को मुसल्ला पहरे में वापस कैंप में लाया जाता। कैदियों की बैरकों में आहनी चूल्हे बने हुए थे जिनमें सिर्फ रात को आग जलाई जाती थी ताकि खून मुंजमद करने वाली सर्दी से किसी हद तक निजात मिल सके। दिन के वक्त कैदियों को एक रोटी मिलती जिसे वो कहवे के साथ खाते। दोपहर को पतले शोरबे के साथ खाने को एक रोटी मिलती। रात को भी कहवे के साथ एक रोटी दी जाती। हर कैदी को थोड़ी सी रकम शाम को मुआवजे के तौर पर मिल जाती जिससे कैदी स्टोर में से सिगरेट वगैरह खरीदते। सिगरेट को कैंप में बड़ी अहमियत हासिल थी। इमरान चूंकि सिगरेट नहीं पीता था इसलिए उसे उसकी कमी महसूस नहीं हुई। उस मुशक्कती कैंप के साथ ही एक और कैंप था जिसकी बैरकें अपने कैदियों के इंतजार में खाली पड़ी थीं। इमरान को मुशक्कती कैंप में कैद हुए दूसरा महीना जा रहा था। तभी साथ वाले खाली कैंप में कैदी औरतों को लाया गया। उन औरतों की तादाद 150 के करीब थी। उन औरतों में ज्यादातर रूसी औरतें थीं। उन औरतों को 2 हलकों में बांट दिया गया। एक हिस्से में आम किस्म की जराइम पेशा औरतें थीं। इन जराइम पेशा औरतों में ज्यादातर तवाइफें, चोरी करने वाली और नशा करने वाली औरतें थीं। वो मुंह फाड़ कर बोलती थीं और मर्द कैदियों को इशारे करके अपनी तरफ बुलाती और फोहश हरकतें करती। कैदी औरतों के दूसरे हलके में वो औरतें थीं जिन्हें सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ की वजह से जिलावतन कर दिया गया था। इनमें अच्छे घरानों की पढ़ी लिखी औरतें भी थीं। सहाफी और दानिश्वर औरतें भी थीं। ये कोई गैर शाइस्ता हरकत न करती थीं। हफ्ते की शाम को दोनों कैंपों के दरमियान का दरवाजा खोल दिया जाता। मर्द कैदियों और कैदी औरतों को इजाजत होती कि वो एक दूसरे से आजादाना मेल जोल कर सकते हैं। जराइम पेशा औरतें मर्द कैदियों की बैरकों में आकर अपनी अपनी पसंद के कैदी चुन लेती और फिर उनके साथ कोने खुदरों में बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करती। सियासी कैदी औरतें अपनी बैरक में ही रहती और बहुत कम बाहर निकलती। मर्द कैदी उनकी बैरक में जाकर उनसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश करते मगर वो उनसे सर्द महरी से पेश आती। सारी रात कैदी मर्द और औरतें एक दूसरे से बातें करते रहते। सुबह सुबह औरतें और मर्द अपने अपने कैंपों में वापस आ जाते और दरमियान वाला दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाता। कभी कभी इमरान भी हफ्ते की शाम को कैदी औरतों के कैंप में जाता मगर वो दूर बैठा सियासी कैदी औरतों को देखता रहता और सोचता कि न जाने ये पढ़ी लिखी शाइस्ता औरतें इस कैंप में सारी जिंदगी कैसे गुजारेंगी और जराइम पेशा औरतों के साथ रहते हुए अपनी शाइस्तगी और शराफत कब तक बरकरार रख सकेंगी। उन लम्हात में सियासी कैदी औरतें ज्यादातर अपनी बैरक के अंदर ही रहती थीं। कभी कभी कोई औरत बैरक से निकलकर बैरक की दीवार के आगे टहलने लगती। लिबास उनका भी कैदी औरतों वाला था, यानी पुराने बंद गले वाले स्वेटर के ऊपर रुईदार गर्म जैकेट, सर पर कानों को ढांपने वाली किसी जानवर की खाल की टोपी और पाँव में घुटनों तक चमड़े के फटे पुराने बूट। वैसी ही वर्दी मर्द कैदियों ने भी पहन रखी थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।